हे फ्रेंड्स, मैं हूं अनिकेत सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना फ़्लाइट एक्सपीरियंस जो कि मैंने ट्रैवल किया दिल्ली से बेंगलोर तक विस्तारा फ़्लाइट के थ्रू। तो जो लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट से, स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि एयरपोर्ट कैसे जाना है और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जैसे ही आप कैब से डिपार्चर वाले सेक्शन में उतरेंगे या फिर मेट्रो के थ्रू आएंगे तो वहाँ पर आपको 8 गेट्स मिलेंगे, एंट्री गेट्स। आप किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं। वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे जिनको आपको टिकट दिखाना है और साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना है। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, और जिसमें फ़ोटो होनी चाहिए। आप जैसे ही एंट्री गेट के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा एक एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर हर फ़्लाइट के डिफरेंट फ़्लाइट्स के आपको काउंटर दिखेंगे, जैसे कि एयर एशिया, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, गो एयर। तो आपको अपने रिलेटेड फ़्लाइट के काउंटर में जाना है, वहाँ पर आपको अपना सामान चेक इन करना है बेसिकली। तो जनरली जो होता है कि आपको एक चेकड इन सामान होता है, लगेज होता है, जो कि आप जनरली 15 किलो तक अलाउड होता है, और दूसरा कैबिन बैग होता है जो कि जनरली 7 किलो होता है। तो मैं लाइन पे लग गया अपना सामान चेक इन कराने के लिए, जो कि मेरे पास एक ट्रॉली बैग था और मेरे टिकट के साथ 15 किलो लगेज अलाउड था। होता क्या कि इस काउंटर पे जाके आपको बैग रखना होता है और उसका वेट करना होता है। अगर वेट विद इन लिमिट है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते हैं, अदरवाइज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर से एक बार आईटी कार्ड दिखाना है और वो आपको एक रिसीट दे देंगे और आपका सामान रख लेंगे। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी स्पेस है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो घूम सकते हो, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है सिक्योरिटी चेकिंग में। तो आप ये श्योर करें कि आपकी जो भी डिपार्चर टाइम है उसके कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँच जाएं, क्योंकि उसके 1 घंटे पहले बोर्डिंग टाइम शुरू हो जाता है और उसके भी आधा 1 घंटे पहले सिक्योरिटी चेकिंग करा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी लंबी लाइंस लगी होती हैं। इन लाइंस पे लग के आपको आगे तक जाना है और यहाँ पे एंट्री के लिए आपको बोर्डिंग पास चाहिए होता है, या तो हार्ड कॉपी या तो सॉफ्ट कॉपी। उस पर एक QR कोड होता है और वो QR कोड आप इस गेट पे स्कैन करा के आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है टिकट की और आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो जहाँ पर आपने लगेज चेक इन किया था वहाँ पर आप डिमांड कर सकते हैं, तो वो आपको एक बोर्डिंग पास दे देंगे। ये इस गेट से आपको स्कैन करना होता है। इसके बाद अंदर जाते ही आपको कुछ ट्रेज मिलेंगी जिसमें आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बैग में होता है वो निकाल के रखना होता है, और वॉलेट और वॉच, बेल्ट वगैरह भी। इसके बाद आपके सिक्योरिटी चेकिंग होती है आपकी बॉडी की, और ये सारा सामान एक स्कैनर के थ्रू पास होता है। अंदर जाते ही आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट में से निकलने वाली है। तो आपको जैसे मेरी फ़्लाइट 46 गेट नंबर से थी, तो मुझे जाना है 46 गेट नंबर पे। तो अंदर जाते ही आपको गेट्स के लिए डिस्प्ले बोर्ड्स दिख जाएंगे। अंदर इस सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर जाते ही आपको एक मॉल जैसा माहौल दिखेगा। बहुत सारी सी शॉप्स हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कपड़ों से रिलेटेड या गिफ्ट आइटम से रिलेटेड बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी। और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट है, जिसमें कि जनरली जो भी बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और खाने से रिलेटेड फूड कोर्ट टाइप होता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके आगे एक यहाँ पर प्रीमियम प्लाज़ा लॉन्ज है जो कि अभी टेम्परेरी क्लोज था, अदरवाइज़ आप इस पे जा सकते हो। और मैंने सुना है कि आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है मास्टर या वीज़ा से रिलेटेड, तो आप केवल 2 रुपये में यहाँ पे जा सकते हो और आप वेट कर सकते हो और साथ में खाना वगैरह भी इंजॉय कर सकते हो। बट अभी के लिए तो बंद था। तो मैंने पीछे देखा, यहाँ पर एक स्मोकिंग रूम भी है, तो जो लोग स्मोक करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक रूम पे जाके कर सकते हैं। तो अब मुझे खाना था, तो खाने के लिए यहाँ पे सबवे, बिरयानी, ब्लूज़, डोमिनोज़ सारी चीज़ें हैं। तो मैं गया मैकडी जाके मैंने जब यहाँ पे प्राइस देखे तो वो जो नॉर्मल मैकडी होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड डबल। बट मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने वही आलू टिक्की मील ऑर्डर किया, जो कि था करीब 283 रुपये का। जनरली ये 125 के अराउंड होता है, जो कि ऑब्वियसली डबल था। बट यहाँ पर ये अच्छी चीज़ थी कि आप
यहाँ इस फूड कोर्ट से, मैकडी के अंदर से बाहर का व्यूज़ बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे सारी फ़्लाइट्स जो जाने वाली होती हैं वो लाइन से दिख रही होती हैं। तो लगभग 10-15 मिनट यहाँ पे स्पेंड करने के बाद मैं बाहर निकला और फिर गेट नंबर 46 की तरफ चलने लग गया। तो आपको फर्स्ट फ्लोर से फिर से ग्राउंड फ्लोर आना होता है, और ग्राउंड फ्लोर आने के बाद आपको वहाँ पे डायरेक्शन दिख जाएंगी कि आपका गेट किस तरफ है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे वॉशरूम दिख जाएंगे आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो इसके सामने आप देख रहे हो यहाँ पे गेट्स फ्रॉम 27 to 62, तो मुझे इसी तरफ जाना है। ये काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर काफ़ी पैदल चलना पड़ जाता है। मैंने डिस्प्ले बोर्ड पे देखा था कि गेट नंबर 46 के लिए आपको 11 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। तो ये अराउंड 1 किलोमीटर या 700-800 मीटर्स आराम से होगा। तो काफ़ी देर चलने के बाद मुझे ऐसे गेट्स दिखने लग गए 37, 38। और ये एक गैलरी सी है जिसमें एक साइड आपके लिए जो फ़्लाइट में जाने के लिए एंट्रेंस गेट हैं, और एक साइड वेट करने के लिए चेयर्स पड़ी हुई हैं, वॉशरूम्स वगैरह हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे एस्केलेटर्स भी हैं जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल हैं, तो इन पे आप जस्ट ऊपर जाके चढ़ सकते हो और ये सीधा आपको करीब 100-200 मीटर आगे ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद आप दूसरा एस्केलेटर ले सकते हो। तो ऐसे आप जो भी वॉक होती है वो कुछ सेव कर सकते हो। बट ये काफ़ी दूर था, अराउंड 1 किलोमीटर था वहाँ से वॉक करते करते 46 गेट नंबर तक। तो जब मैं 46 गेट नंबर पे पहुँचा तब तक वहाँ पे एंट्री स्टार्ट नहीं हुई थी मेरी फ़्लाइट की, तो उन्होंने वेट करने के लिए बोला। बट विदिन 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गई थी। ये वो गेट है, और इस गेट पे सीट नंबर के अकॉर्डिंग कॉल करते हैं कि 1 to 25, 25 to 50 काइंड ऑफ। यहाँ पर आपका बोर्डिंग पास एक बार फिर चेक करेंगे और फिर आपको इस पतली सी गैलरी से अंदर जाना होता है। ये गैलरी सीधा कनेक्टेड होती है आपकी फ़्लाइट से, तो यहाँ पर रास्ता भूलने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद आप सीधा फ़्लाइट के जो मेन गेट होता है वहाँ से एंट्री करते हैं और फ़्लाइट के अंदर चले जाते हैं। तो ये मेरे लिए तो ये तीसरी-चौथी बार एक्सपीरियंस था, बट जो भी लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है और अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम जब जाते हैं। यहाँ फ़्लाइट पे एंट्री के बाद ही आपको कुछ बिजनेस क्लास की सीटें दिखेंगी, अराउंड 10-15 थी मेरे ख्याल से। इसके बाद ये इकनॉमी क्लास है, तो जो 80-90% सीट्स थी वो इकनॉमी क्लास की थी, और मेरी सीट जो है वो सबसे एंड में है, 33 आउट ऑफ 34 आई बिलीव। तो सेकंड लास्ट सीट थी, और ऑब्वियसली मेरी सीट साइड में होने वाली थी, विंडो के पास में, क्योंकि मैं बाहर देखना चाह रहा था और वीडियो बनाने की वजह से मैंने विंडो सीट बुक करी थी। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये दिखी मुझे कि ये फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी, सीट भी अच्छी हैं, और इसमें हर सीट पे एक काफ़ी बड़ी डिस्प्ले थी, जिस डिस्प्ले पे आपको काफ़ी सारी मूवीज़, टीवी सीरीज़, सॉन्ग्स और काफ़ी सारे गेम्स दिख जाएंगे। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग था। देखते हैं ये फ़्लाइट के दौरान इसमें वाईफाई वगैरह इंटरनेट चलता है या फिर ये भी बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी फूड होता है वो लोड हो रहा था। ताज सैट्स एक एयर कैटरिंग सिस्टम है जो सप्लाई करता होगा विस्तारा को। इसके बाद मैंने अपने किंडल पे एक बुक डाउनलोड कर ली, इन केस अगर कुछ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा तो मैं बुक रीड कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद फ़्लाइट वहाँ से निकलती है रनवे जाने के लिए। रनवे काफ़ी दूर होता है, अराउंड 2 से 3 किलोमीटर, तो उसमें भी 20-25 मिनट लग जाते हैं। धीरे धीरे फ़्लाइट वहाँ तक जाती है, और एयर स्ट्रिप पे भी काफ़ी ट्रैफिक होता है, बिलीव क्यू होती है, जिस और भी फ़्लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से ये फ़्लाइट धीरे धीरे रनवे तक पहुँचती है। यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस होती हैं फ़्लाइट में ट्रेवल करने के लिए वो डिस्प्ले पे ही नज़र आ रही थी। तो इस पे हिंदी में फिर इंग्लिश में सारी चीज़ें बताते हैं।
इसके बाद ये फ़्लाइट अपने रनवे पे जाती है। जैसा कि मैंने बताया 10 से 15-20 मिनट लगते हैं इसको अपने रनवे तक पहुंचने के लिए। तो रनवे में पहुंचने के बाद ये फ़्लाइट जब टेक ऑफ कर रही होती है तो ये बहुत ही जल्दी, विदिन 1 मिनट ये काफ़ी स्पीड में मूव करके और लैंड से सीधा एयर में होती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा शॉक लगता है जब ये ज़मीन से उठ के हवा में जाता है। अब ये फ़्लाइट ऊपर आ चुकी है। बहुत जल्दी, कुछ ही सेकंड्स में ये इतनी ऊंचाई पर होती है कि आपको वहाँ से पूरी सिटी दिखने लग जाएगी, पूरी दिल्ली दिखने लग जाएगी। और जो घर वगैरह होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी दिखेंगी। यहाँ पर इतनी क्लियरिटी नहीं थी, शायद हो सकता है एयर पॉल्यूशन की वजह से जो विजिबिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। एनीवे, मतलब थोड़ी देर बाद ही फ़्लाइट इतनी ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचने के बाद फ़्लाइट जनरली टर्न लेती है अपना डायरेक्शन सेट करने के लिए, और उस टाइम पे भी थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके बाद यहाँ की जो स्क्रीन थी, वो स्क्रीन में फ़्लाइट की लाइव लोकेशन दिख रही थी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये सब सिटीज़ वगैरह देखना बहुत पसंद है मैप में। तो इसमें आपको पता चलता रहता है कि अब फ़्लाइट कौन से सिटी के ऊपर से पास हो रही है और कितनी दूर चली जा चुकी है। इसमें गेम्स भी हैं, तो मैंने सुडोको वगैरह भी खेल के अपना टाइम पास किया। थोड़ी देर बाद पता चला कि आप इसमें लाइव क्रिकेट भी देख सकते हो। तो उस दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। तो काफ़ी देर वो देखा, काफ़ी सही लगा। इसके बाद यहाँ पर मील सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि राइस होते हैं और राइस के साथ 2 तरह की सब्जियां थी, कटलरी थी, एक बन था और एक बटर। तो खाना ठीक था, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट मुझे ठीक ठीक सा लगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको एक आइसक्रीम भी सर्व करते हैं। आइसक्रीम सच में काफ़ी टेस्टी थी, तो ये अच्छा लगा। इसके बाद आपको टी या कॉफ़ी लेने का भी ऑप्शन होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके बाद थोड़ी देर में ही करीब 2 घंटे 20 मिनट में बेंगलोर आने वाला होता है, और वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप वॉशरूम देख सकते हो। वॉशरूम बहुत ही छोटा होता है, बट ऐसे बनाया होता है कि उसमें सारा सिस्टम बड़ा सही से सेट कर दिया होता है। इसके बाद ही थोड़ी देर में ही अनाउंसमेंट हो जाती है लैंड करने की, और यहाँ पर बेंगलोर दिखने लग जाता है। बेंगलोर का वेदर काफ़ी अच्छा था उस दिन, तो काफ़ी सारे क्लाउड्स थे और साथ में सनलाइट भी आ रही थी। अराउंड 5 बजने वाले थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू क्रिएट हो गया था, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। और साथ में शायद एयर पोल्यूशन कम होने की वजह से यहाँ पर, जहाँ पे क्लाउड्स नहीं थे, वहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। तो नीचे की बिल्डिंग्स वगैरह और जो भी आसपास की ग्रीनरी है बेंगलुरु में, वो दिखने लग गई। कुछ ख़तरनाक टर्न्स लेने के बाद फ़्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंचती है। पता नहीं क्यों, बट जब भी ये फ़्लाइट लैंड करने वाली होती है तो इसके विंग में से एक लाइन दिखने लग जाती है, शायद एयर प्रेशर की वजह से, बट आई एम नॉट श्योर। तो फिर ये फ़्लाइट पहुंच जाती है एयरपोर्ट और लैंड करने वाली होती है। विदिन 5 मिनट ये लैंड करती है, और फिर से एक हल्का सा जर्क लगता है जब भी ये फ़्लाइट एयर से लैंड पे आती है।
फिर से ये रनवे से एयरपोर्ट तक आती है, जहाँ पर आप उतर कर एयरपोर्ट जा सकते हैं। इसमें फिर से 5 से 10 मिनट लगते हैं। यहाँ पर बेंगलोर का वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था, रेन सा, और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 88 था। दिल्ली में तो करीब 300 और 350 से ऊपर ही रहता है इस टाइम पे। तो फ़्लाइट से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि आपका जो भी लगेज है वो आप काउंटर नंबर 6 से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से निकलने के बाद लगेज काउंटर्स पे जाना था। वहाँ जनरली क्या होता है कि एक स्ट्रिप सी होती है जिस पे लगेज चल रहे होते हैं, आपको अपना देख के लेना होता है। तो बेंगलोर का एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। दिल्ली इतना बड़ा तो नहीं है, बट नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते में लिखा हुआ था कि लगेज काउंटर इधर है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर नंबर्स लगे होते हैं 1 2 3 4 5। तो मुझे 6 पे जाना था। 6 पे जाने के बाद वहाँ पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी भीड़ लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स 3-4 फ़्लाइट्स के लगेज इसी में आ रहे होते हैं। और ये 6 नंबर काफ़ी बड़ा था, तो इसमें काफ़ी दूर तक लाइन में लोग खड़े थे। तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी खड़े होने की, बट फिर मुझे वापस पीछे जाना पड़ा जहाँ पर लोग कम थे, और वहाँ जाके मैं खड़ा हो गया और अपने बैग का वेट करने लग गया। तो ये जो एक्वा कलर का बैग आ रहा है, यही मेरा बैग है। तो इसके लिए, बैग के लिए मुझे कम से कम वहाँ 10 मिनट वेट करना पड़ा। फिर बैग लेके मैं एग्ज़िट गेट ढूंढने लग गया। एग्ज़िट गेट मिलने के बाद मैंने वहाँ से एग्ज़िट करी। एग्ज़िट करने के बाद मैंने वहाँ पे देखा वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैं आसपास देखने लग जाता हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, जिनमें से मुझे एक ही ब्रांड के बारे में पता था, पिज़्ज़ा हट। तो मैं उस पे जाता हूँ और कुछ सस्ता सा ऑर्डर करके एक छोटा सा पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक लेके खाता हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ वहाँ पे। इसके बाद मैं कैब देखने लग जाता हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ पर ऊबर कैब बुक करी, लेकिन कैब नंबर की जगह मुझे वहाँ पर एक ऊबर गो पिन मिल गया। काफ़ी पता करने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पर एक ऊबर पिकअप जोन है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पर ऐसे बोर्ड्स लगे हुए थे, ऊबर गो, ऊबर प्राइम, ऊबर एक्सेल काइंड ऑफ। तो ऊबर गो बुक करनी थी मैंने। तो ऊबर गो में जाने के बाद वहाँ पर एक क्यू लगी हुई थी, और साथ में कैब्स की भी एक क्यू थी। तो आपका जैसे ही नंबर आएगा, आपको जो भी कैब है उसको पिन बताना है और आपकी राइड स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। वहाँ पर एक कैब को मैंने पिन शेयर किया और मेरी राइड स्टार्ट हो गई और मैं पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन में। मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।